नमस्कार दोस्तों, प्रेस कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे जितने भी न्यू व्यूवर जुड़े हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आपको मुझे आज एक ज़रूरी सूचना देनी थी। हमारी जो प्रेस कार क्लासेज है उनमें डेली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, तो वो भी एक बहुत ही उपयोगी मेथड है, विधि है जो हमारे नॉलेज को चेक करने का। अगर आप उस डेली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नया व्यूवर लेना चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यही इस चैनल पे जो नीचे सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है उस पर आप लिंक को लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें भी आप ज़रूर टेक पार्ट कीजिएगा। और पिछले वीडियोज में हमने मॉडल पे हम बात कर रहे थे, तो आज वहीं से अपने जो चैप्टर उसको आगे बढ़ाते हैं। हम ग्रामर में जो अपना लास्ट वीडियोस था उस पर अपन बात कर रहे थे मॉडल पे, और हमने कैन कुड और में जो मॉडल है उसका अध्ययन कर लिया था। अब हमें नेक्स्ट जो मॉडल है उसकी तरफ बढ़ना है, और नेक्स्ट मॉडल में आपके सामने आज लेके आ रहा हूँ माइट। यानी कि लास्ट वीडियो जो था उसमें मैंने आपको मे के बारे में काफ़ी कंसेप्ट में हमने चर्चा की थी। आज जो अपना मॉडल है वो रहेगा माइट। जो मे है उसका पास्ट रूप होता है माइट, और माइट का अगर हम हिंदी अर्थ की बात करें तो माइट का हिंदी अर्थ होगा सकता था। यानी कि ये जो माइट है पास्ट की कंसेप्ट्स को एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है। तो माइट मॉडल को हम पढ़े तो मॉडल की जितनी कंसेप्ट है उस पर सबसे पहले हम बोर्ड पे चर्चा कर लेते हैं, लिख लेते हैं। उससे पहले थोड़ी एक डायग्राम के द्वारा इनकी कंसेप्ट मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जो अपनी कंसेप्ट होगी माइट की वो इस प्रकार से रहेंगी। जो मुख्य इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उन पे हम चर्चा करेंगे, जिनके अधिकतर एग्जाम में प्रश्न पुटअप होते हैं। माइट भी एक इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसके काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें, जो पेपर आते हैं उनकी दृष्टि से हम देखें, पिछले जितने भी एग्जाम हैं उनका अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो हमारे सामने आता है कि जो माइट है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो होती है रिमोट पॉसिबिलिटी। और इस पे विस्तृत रूप से आज हम चर्चा करेंगे रिमोट पॉसिबिलिटी पे। याद रखिएगा जो मे था उसमें मैंने लिखा था पॉसिबिलिटी, जो माइट है उसकी कंसेप्ट मैंने आपके सामने दी है रिमोट पॉसिबिलिटी। अगर इसकी दूसरी में कंसेप्ट आपके सामने लिखना चाहूँ तो वो हो सकती है पर्पस या पर्पस इन पास्ट, यानी भूतकाल का कोई उद्देश्य का भाव अभिव्यक्त करने के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। तीसरी जो इसकी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो होती है आस्क परमिशन पोलाइटली। आस्क परमिशन पोलाइटली, या फिर मैं एक इसकी और देना चाहूँ तो वो हो सकती है विथ हेजिटेशन। यानी कि किसी व्यक्ति से परमिशन लेना, और वो परमिशन है वो हिचकिचाते हुए लेना, हेजिटेशन के साथ लेना। तो ये जो तीन कंसेप्ट हैं वो माइट की होती हैं। माइट एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मॉडल है, उसकी विस्तृत रूप से हम एक एक कंसेप्ट का अपन अध्ययन करेंगे। मैं सबसे पहले इनके नंबरिंग कर देता हूँ। माइट की जो पहली कंसेप्ट थी वो थी अपनी रिमोट पॉसिबिलिटी, दूसरी जो थी वो है पर्पस इन पास्ट, और तीसरी जो है वो है आस्क परमिशन पोलाइटली। तीनों की हिंदी अर्थ पे मैं बात करना चाहूँ तो जो रिमोट पॉसिबिलिटी है इसका मतलब होता है क्षीण संभावना, यानी कोई भी काम पूरा होने की संभावना बहुत कम होना। दूसरा जो मैंने लिखा पर्पस इन पास्ट, भूतकाल का कोई उद्देश्य वाला वाक्य मतलब बताने के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। आस्क परमिशन पोलाइटली, विनम्र भाव के साथ किसी से परमिशन लेने के लिए अपन माइट का प्रयोग करते हैं। तो पहली जो कंसेप्ट है उस पर हम एग्जाम्पल के द्वारा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली जो अपना कंसेप्ट है वो है रिमोट पॉसिबिलिटी, और ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट ये कंसेप्ट है। इनके एग्जाम्पल की आपके सामने मैं चर्चा करना चाहूँ तो सबसे जो पहला एग्जाम्पल है वो अपना मैं बोर्ड पे आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। पहला मैं इस प्रकार सेंटेंस ले सकता हूँ, राहुल इज a dull student. राहुल इज a dull student। फिर मैंने दिया ब्लैंक राहुल इज a dull student, वहाँ पे आएगी कोमा, और उसके बाद मैंने लिखा ही
फिर दे दिया ब्लैंक गेट्स फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। दो सेंटेंस में आपके सामने रखूंगा। राहुल इज ए डल स्टूडेंट, ही गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। ये अपना होगा एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने देना चाहूँगा। शी हैज़ ए वीक स्टूडेंट, शी इज अ वीक स्टूडेंट, शी विन द रेस। दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे। पहला मैंने लिखा राहुल इज ए डल स्टूडेंट, ही गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। अब जो ये चॉइस के रूप में जब आता है तो हो सकता है कि हमारे सामने 2 या 3 मॉडल रख दिए जाएं, कैन, मे, माइट और एक दे दिया मैंने मस्ट। ये चारों ही मॉडल ऐसे हैं जो पॉसिबिलिटी को अभिव्यक्त करते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं, कोई भी काम पूरा होने की संभावना है उसको बताते हैं। संभावना के संदर्भ में हमने पहले जो लास्ट वीडियो जो हैं उन पे चर्चा की थी। कैन, मे, माइट और मस्ट, इन चारों का यूज होता है। तो इनको हम किस प्रकार वो कंफर्म करें कि कौन सी मॉडल का यूज हो सकता है, क्योंकि संभावना तो सभी भी व्यक्त करते हैं। तो ये जो पहला सेंटेंस मैंने दिया राहुल इज ए डल स्टूडेंट, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो रही है और ये कंसेप्ट है वो आगे वाले सेंटेंस में संभावना को बताएगी कि काम होने की संभावना कितनी है। जैसे राहुल इज ए डल स्टूडेंट, ही गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। सेंटेंस कह रहा है राहुल एक मंदबुद्धि बालक है, वो क्लास में पहला स्थान हासिल कर सकता है। तो आप सोचिए संभावना कितनी है, यानी कि बहुत क्षीण संभावना है और क्षीण संभावना के लिए हमेशा प्रयोग होता है माइट का। तो इस प्रकार इसमें हम मॉडल माइट का यूज कर सकते हैं। तो ये अपना पहला एग्जाम्पल। अगर इसी एग्जाम्पल को मैं दूसरी वे से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँ तो सपोज दैट कि ये सेंटेंस जो एक कंसेप्ट बना रहा है, यानी संभावना अभिव्यक्त कर रहा है, संभावना कितनी है, इस सेंटेंस को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, हटा दूँ, तो ये जो एग्जाम्पल अपना बच जाता है। यहाँ पे ही की जगह मैंने राम दे दिया राहुल। तो अब जो है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से जो अपन देखें इन, यानी कि अगर पर्सन पेपर की बात करें या कंपटीशन पेपर की बात करें तो उसकी दृष्टि से ये जो एग्जाम्पल है वो सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हम पढ़ते हैं तो कई बार एक्सरसाइज निकालते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार के सेंटेंस भी आ जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं कि इसमें माइट क्यों, इसमें तो मे भी आ सकता है, इसमें मस्ट भी आ सकता है, इसमें कोई और जो संभावना व्यक्त करने वाला मॉडल भी आ सकता है। तो उसमें ऑप्शन 3 या 4 बन जाते हैं। अगर इस प्रकार का एग्जाम्पल परीक्षा में आता है तो उसमें या तो संभावना अभिव्यक्त करने वाला एक ही मॉडल मिलता है, 3 या 4 नहीं मिलते। अगर उनको संभावना अभिव्यक्त करने वाले एक से ज़्यादा मॉडल डालने हों तो फिर एक कंसेप्ट बनाई जाएगी और वो कंसेप्ट यहाँ पे बताएगी कि काम होने की संभावना कितनी है। अब राहुल माइट गेट फर्स्ट पोजीशन इन दी क्लास, मैं यहाँ मे का भी यूज कर सकता हूँ अगर इतना ही सेंटेंस हो तो। राहुल में गेट फर्स्ट पोजीशन इन दी क्लास, ये स्पोकन की बात होती है। अगर मैं आपके सामने एक जैसे एग्जाम्पल लिखूं, सीधा ही कह दूं कि राहुल में गेट फर्स्ट पोजीशन इन दी क्लास, मैं अनिश्चित संभावना को अभिव्यक्त कर रहा हूं, आपकी ये दिमाग में आएगा कि हाँ राहुल फर्स्ट पोजीशन हासिल कर भी सकता है, ना भी कर सकता है। अगर मैं डायरेक्ट ना बोल दूं राहुल माइट गेट फर्स्ट पोजीशन इन दी क्लास, तो आप तुरंत समझाएंगे कि हाँ राहुल कक्षा में फर्स्ट पोजीशन स्थान करने की जो संभावना है उसकी वो क्षीण है, बहुत कम है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो अधूरे होते हैं जितना मैंने लिखा। इनमें या तो जो पॉसिबिलिटी अभिव्यक्त करने वाला एक ही मॉडल मिलेगा या फिर एक से अधिक मॉडल नहीं आ सकते। अब जो दूसरा सेंटेंस है एग्जाम्पल है इसकी अपन बात करें, सी हैज़ ए वीक स्टूडेंट, यानी वह एक बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी है, यानी शारीरिक रूप से फिजिकल रूप से कमज़ोर है। सी विन द रेस, वो दौड़ को जीतेगी। अब सोचिएगा ये जो पहला मैंने यहाँ पे कंसेप्ट बनाई कि ये जो लड़की है ये बहुत ही कमज़ोर है, वीक है, यानी कि फिजिकल पावर फिजिकल रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसकी रेस जीतने की संभावना कितनी हुई, 50% क्षीण संभावना या फिर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है तो नहीं हो सकता। अगर ये जो वर्ड है ना वीक स्टूडेंट, ये इसकी क्षीण संभावना को प्रदर्शित करता है और यहाँ पे कंसेप्ट बनती है रिमोट पॉसिबिलिटी की। इस सेंस में अपन यहाँ पे प्रयोग करते हैं
माइट का। तो ये अपनी जो फर्स्ट जो अब मैंने लिखी थी कंसेप्ट वो थी रिमोट पॉसिबिलिटी। तो रिमोट पॉसिबिलिटी है उसमें अपन इस प्रकार माइट का प्रयोग कर सकते हैं। एक जो रेन वाला सेंटेंस है, जो बारिश वाला एग्जाम्पल है, एग्जाम में बार बार वो पुटअप हो रहा है, वो भी मैंने आपके सामने 2-3 बार रख दिया है। एक बार फिर से मैं आपके सामने वो रख देता हूँ, जैसे द स्काई इज क्लियर, इट रेन, वही चीज़ है यहाँ पे। अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिखूँ मैं, देयर आर नो ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, इट रेन। इससे एग्जाम्पल को इस प्रकार भी मैं पुटअप कर सकता हूँ, देयर आर फ्यू ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, इट रेन। अब ये जो तीनों सेंटेंस हैं एक ही भाव की ओर इशारा कर रही है। लास्ट में मैंने इसमें दो एग्जाम्पल लिए हैं, दो सेंटेंस लिए हैं। यहाँ पे लिखा मैंने इट रेन, यहाँ पे मैंने लिखा इट रेन, और यहाँ पे दिया इट रेन। अब ये जो फर्स्ट सेकंड वाला जो अपना सेंटेंस है, इससे पहले वाला जो सेंटेंस है वो हमारे सामने एक कंसेप्ट लेके आता है कि यहाँ पे बारिश होने की संभावना कितनी है। ये सेंटेंस कह रहा है द स्काई इज क्लियर, कि आसमान साफ है, तो शायद ही बारिश होगी। आसमान साफ है तो वहाँ तो बारिश होने की संभावना बड़ी क्षीण होती है। इस कंडीशन में ये कंसेप्ट या एक सिग्नल दे रही है कि यहाँ पे हमको माइट का ही यूज करना होगा। दूसरा सेंटेंस यही भाव देता है, सिर्फ मैंने शब्दों का फेरबदल किया है। देयर आर नो ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, इट रेन। अब ये जो यहाँ पे कंसेप्ट बन रही है वो एकदम से स्पष्ट रूप से इशारा कर रही है कि बारिश होने की संभावना बहुत क्षीण है, और बारिश होने की संभावना क्षीण है तो कंफर्म है कि रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा माइट का यूज होता है। फिर तीसरा सेंटेंस मैंने लिया और इस कंसेप्ट को देखिए, देयर आर फ्यू ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, और फिर से जो ये फ्यू वर्ड है ये डिटर्मिनर है, ये हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, यानी कोई भी जो संभावना है उसमें नेगेटिव भाव की तरफ ये लेके जाता है। मैंने लिखा देयर आर फ्यू ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, तो आसमान में जब ये काले बादलों की बात हो रही है कि ने के बराबर है, इनकी संख्या है ही नहीं, तो तीनों सेंटेंस का भाव एक ही हो जाता है, तो शायद ही बारिश होगी, नहीं संभावना बड़ी क्षीण है, और क्षीण संभावना के लिए हमेशा प्रयोग होता है माइट का। इन सेंटेंस को एक बार फिर से मैं आपके सामने एग्जाम्पल को लेके आया, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से देखें तो इन जो 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं इनको बार बार पूछा गया है, इसलिए इनको मैंने दोबारा आपके सामने रखना उपयुक्त समझा। तो शायद आपकी जो रिमोट पॉसिबिलिटी की कंसेप्ट है वो आसानी से यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि अपन माइट के द्वारा किसी भी कार्य की जो पूर्ण होने की संभावना है वो बहुत क्षीण होती है, और जहाँ संभावना बहुत कम होती है वहाँ जो कंसेप्ट होती है वो होती है रिमोट पॉसिबिलिटी। तो ये अपनी जो पहली कंसेप्ट है रिमोट पॉसिबिलिटी वाली, वो इस प्रकार क्लियर हो जाती है। उसके बाद मैं आपके सामने दूसरी जो कंसेप्ट है उस पर चर्चा करना चाहूँगा। दूसरी अपनी कंसेप्ट है पर्पस इन पास्ट, यानी भूतकाल का कोई उद्देश्य बताने के लिए। और इसके संदर्भ में मैंने आपके साथ जो पीछे वाला मॉडल हमने लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, उसमें मैंने मे के साथ इसको समझाया था। जो मॉडल मे है उसमें समझाया था कि अगर ये प्रेजेंट की पर्पस कोई उद्देश्य हो तो उसमें मे का प्रयोग होता है, पास्ट की बात हो रही हो तो उसमें माइट का प्रयोग होता है। चलिए जो पर्पस इन पास्ट है उसको अपने एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे प्रूव करेंगे। ये अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल लिया मैंने पिछली बार लिखा था, एक स्ट्रक्चर के द्वारा आपको बताया था कि हमको एक क्लॉज मिलता है, बीच में पर्पस बताने वाला जो कंजक्शन है वो या तो हमको मिलता है सो दैट, या हमें मिलता है इन ऑर्डर दैट। उसके बाद हमको एक क्लॉज और मिलता है, तो इस क्लॉज में जो मॉडल आएगा वो माइट आएगा। बट इसकी एक कंडीशन है, इसकी एक शर्त है, इसमें माइट तभी आएगा जब ये पहले वाला क्लॉज है जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का हो, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस का नहीं होना चाहिए। अगर ये पास्ट का है तो वहाँ पे माइट आएगा। अगर ये सेंटेंस हो जाता है प्रेजेंट का तो जो माइट का प्रेजेंट रूप है वो होता है में, तो यहाँ पर प्रयोग होगा
मे का। अगर कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में हम जो कंसेप्ट है उनको भली बात समझ नहीं पाते, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाती, उस दृष्टि से हम कई बार जो सेंटेंस हैं उसका उत्तर गलत दे देते हैं। एग्जाम्पल जो क्वेश्चन आता है पुटअप होता है उसकी गलत आंसर दे देते हैं। तो ये एक मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने रखा कि सो दैट, इन ऑर्डर दैट दोनों कंजक्शन हैं, इनके द्वारा दो सेंटेंस को, दो क्लोज को जोड़ा जाता है। दोनों क्लोज को जोड़ने के बाद आप ध्यान से देखिएगा कि अगर ये पास्ट का सेंटेंस हो तो यहाँ पे माइट आएगा, अगर ये प्रेजेंट का हो तो फिर वहाँ पे में आएगा। चलिए इस स्ट्रक्चर को हम आगे एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार ये कंडीशन बनती है। मैं आपके सामने दूसरी जो कंसेप्ट है अपनी पर्पस इन पास्ट, उसका एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, सी वर्कड हार्ड so that she pass the exam। ये पहला मैंने ले लिया। सॉरी, यहाँ पे अगर सी की जगह एक नाम दे देते हैं तो सेंटेंस जो है उसका स्वरूप अच्छा हो जाता है। जैसे मैंने लिखा शीला वर्कड हार्ड सो दैट शी पास द एग्जाम। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और रखता हूँ, राहुल, इसी सेंटेंस को लेता हूँ, वर्क्स हार्ड सो दैट ही पास द एग्जाम। दोनों सेंटेंस में कंपैरिजन कीजिएगा। मैंने कहाँ अंतर करने की कोशिश की है। जो पहला सेंटेंस है इसमें हमें मिला कि दो सेंटेंस को, दो क्लोज को सो दैट के द्वारा जोड़ा जा रहा है, इसमें भी सो दैट के द्वारा जोड़ा जा रहा है। यहाँ बिना किसी डिफरेंस के इन ऑर्डर दैट भी आ सकता है। तो हमें अगर वो अपना स्ट्रक्चर याद है तो आसानी से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, क्योंकि सो दैट और इन ऑर्डर दैट दोनों ही पर्पस को दिखाएंगे। और ये पर्पस है वो अगर प्रेजेंट का हो तो वहाँ पर में ले लेंगे, अगर पास्ट का हो तो वहाँ पर योग होता है माइट का। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा वर्कड हार्ड, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो हमें पास्ट टेंस की ओर इशारा करती है। अगर ये पास्ट टेंस है तो डेफिनेटली यहाँ पर योग होगा, वो होगा माइट का। दूसरे सेंटेंस पे आ जाइए, दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाइए। इसमें मैंने लिखा राहुल वर्क्स हार्ड, यानी कि मैंने यहाँ पे डिफरेंस करके इस जो क्लोज है, ये जो वाक्य है, इसमें मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाली, यानी प्रेजेंट टेंस का है ये, और ये प्रेजेंट टेंस का है, तो यहाँ पे फिर प्रयोग होगा मे का। ये थी अपनी दूसरी कंसेप्ट जिसको अपन कहते हैं पर्पस इन पास्ट। यानी कि पहला सेंटेंस कह रहा है कि शीला कठिन मेहनत करती थी ताकि वो एग्जाम को पास कर सके। अब यहाँ पे उद्देश्य तो शो हो रहा है, यानी वो कठिन मेहनत क्यों करती थी? परीक्षा को पास करने के लिए। ये कठिन मेहनत करता है ताकि वो परीक्षा को पास कर सके, तो काम करने का जो उद्देश्य है वो इसमें शो होता है। तो इस प्रकार अपनी जो दूसरी कंसेप्ट थी वो थी पर्पस इन पास्ट, और इस प्रकार माइट की अपनी जो दो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाती है। अब मैं जो दोनों कंसेप्ट लिखी हैं इससे संबंधित या फिर पीछे की जो कंसेप्ट पढ़ी है उन्हीं से संबंधित एक क्वेश्चन आपके सामने पुटअप कर रहा हूँ, और आपको अपने ज्ञान को चेक करना है, अपने विवेक को चेक करना है, और आप अपने दिमाग से सोचिएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने दिया जोहन वेंट टू जापान so that he gets job या earn money। मैंने दिया जोहन went to Japan so that he get job। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने जो मॉडल दिए, पहला डाल दिया कैन, दूसरा मैंने लिख दिया मे, तीसरा मैंने लिखा माइट, और चौथा मैंने लिख दिया गुड। मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में जब प्रश्न आए तो किस प्रकार अपन इस चीज़ को हल करें, किस प्रकार अपने दिमाग का फोकस करें कि हमारा एग्ज़ाम में जो उत्तर हम दे एकदम से सटीक हो, सही हो। मैंने लिखा जोहन वेंट टू जापान सो दैट ही गेट जॉब। अब ये जो सेंटेंस है इसमें एक शर्त आपको ऐसी मिलेगी, एक कंडीशन ऐसी मिलेगी
जो ये हमारी तरफ इशारा करेगी कि इसमें इस वर्ड का उपयोग होगा, इस मॉडल का उपयोग होगा। अगर फर्स्ट दृष्टि से हम देखें तो जैसे मैंने लिखा जोहन वेंट टू जापान, क्लियर हो गया, यहाँ पे पास्ट टेंस है, यहाँ पे पास्ट टेंस है। और हमने देखा था कि कैन का प्रयोग तो पास्ट में नहीं होता, प्रेजेंट में होता है, तो उस दृष्टि से भी अपन कैन को कट कर सकते हैं। दूसरी दृष्टि से देखें तो जोहन है वो जापान गया ताकि वो जॉब प्राप्त कर सके, तो इसमें कोई एबिलिटी कैपेसिटी वो चीज़ है नहीं, तो इसमें पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो इसमें उद्देश्य झलक रहा है। और कैन का प्रयोग कभी उद्देश्य के लिए नहीं होता, तो ये चीज़ भी कट हो जाती है। अब अपने पास एक बचा जो ये मे है। मे को भी हमने देखा था कि मे का प्रयोग संभावना के लिए होता है, लेकिन ये पास्ट टेंस में इसका यूज नहीं होता है, इसका यूज तो प्रेजेंट टेंस में होता है, तो जो मे है वो भी कट हो जाता है। फिर अपने पास बचा माइट और कुड। अब माइट का यूज भी पास्ट में होता है, कुड का यूज भी पास्ट में होता है, इन दोनों में कंपटीशन हो जाता है। तो फिर हमको ये देखना पड़ता है कि जो कुड है वो कभी भी उद्देश्य को अभिव्यक्त नहीं करता। उद्देश्य को अभिव्यक्त करने वाला जो मॉडल होता है वो होता है माइट, तो कुड भी इसमें इस प्रकार कट हो जाता है। जोहन वेंट टू जापान सो दैट ही, यहाँ पे आंसर अपना जाता है माइट। इस प्रकार जो अपने पास ऑप्शन दिए है तो इसको एलिमिनेशन करना हम सीखें, हम इनके ट्रिक हैं, इनकी जो मेथड है उनको अप्लाई करें ताकि अपना जो आंसर है वो सही आ सके। तो इस प्रकार ये जो एग्जाम्पल था इसमें माइट आंसर एकदम से क्लियर था। तो इस प्रकार अपनी माइट की दूसरी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाती है। अब अपने पास बचा है आस्क परमिशन पोलाइटली या फिर विथ हेजिटेशन, यानी कि कई बार हम अनुमति लेते हैं कोई काम करने की, परमिशन लेते हैं, लेकिन एकदम से हिचकिचाते हुए, जैसे कि क्या सर मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट करें, उस कंडीशन में भी माइट का प्रयोग हो जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने रख रहा हूँ, मैंने लिखा सर I use your डिक्शनरी। देखिएगा सेंटेंस है अपना, सर आई यूज योर डिक्शनरी। दूसरा मैं ले सकता हूं, सर टेक योर बुक। ये दो एग्जाम्पल अपने सामने हो जाते हैं। अब इसमें मान लीजिए कि ऑप्शन आता है, पहला ऑप्शन हमको दिया कैन, दूसरा दिया माइट, तीसरा दे दिया मस्ट, और एक ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है विल। अब आपको ध्यान से देखना है कि सर आई यूज योर डिक्शनरी, ये जो स्पीकर है वो किसी से निवेदन कर रहा है कि क्या श्रीमान जी क्या मैं आपकी डिक्शनरी ले सकता हूँ, आपका शब्दकोश ले सकता हूँ, तो परमिशन ले रहा है। और ऐसी परमिशन के लिए कैन का यूज़ तो नहीं होता। हमारे पास बचा मस्ट, मस्ट का भी यूज़ आप आगे पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा, नहीं होता, और विल का भी नहीं होता। तो किसी से अगर हम परमिशन लेते हैं, विनम्र भाव से लेते हैं या हेजिटेशन के साथ लेते हैं, तो उसमें यूज होता है हमेशा माइट का। तो इस प्रकार दोनों एग्जाम्पल हैं उनमें माइट का यूज होगा। सर आई माइट यूज़ योर डिक्शनरी, सर आई माइट टेक योर बुक। तो ये जो माइट मॉडल है एक इम्पोर्टेंट मॉडल, इसकी ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं उनकी मैं आपको बता दूं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिमोट पॉसिबिलिटी या पर्पस इन पास्ट, दोनों कंसेप्ट में से माइट के क्वेश्चन पुट अप हुए हैं, तो इन कंसेप्ट को ध्यान से क्लियर कीजिएगा। और आज के वीडियोज़ में बस इतना ही, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारत।